चांद पर रोवर प्रज्ञान अपने मिशन को बखूबी अंजाम दे रहा। इसरो के मुताबिक बात करें तो चंद्रयान के रोवर प्रज्ञान ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर ऑक्सीजन का पता लगा लिया। चांद पर अपने मिशन चांद की सतह पर उतरे चंद्रयान 3 को एक बड़ी सफलता मिली है। इसरो ने मंगलवार को बताया कि चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर पर लगे एक डिवाइस ने कई धातुओं के होने का दावा किया है। इसरो के मुताबिक चांद पर ऑक्सीजन, सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन। इसरो ने आगे बताया कि प्रज्ञान रोवर के इस डिवाइस ने बताया है कि जैसी उम्मीद थी, चांद पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, लोहा, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का भी पता चला है। हालांकि चांद पर हाइड्रोजन की खोज जारी है। जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो क्लियर दिखती है, जो पहले अन्य जगह पे उतनी क्लैरिटी से नहीं दिखती। तो साउथ पोल पे जो भी ज़मीन उन्होंने एनालिसिस की, उसमें सल्फर का प्रेजेंस क्लियरली दिखता है। तो ये एक अलग प्रकार की और एक अलग तरीके की खोज कही जाएगी, जिसमें सल्फर का स्पेक्ट्रल कंपोजिशन पता लगता है। मुंबई में इंडिया की बैठक को लेकर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव मुंबई पहुंच गए हैं, तो वहीं नीतीश और दूसरे नेता बुधवार को मुंबई पहुंच रहे हैं। 23 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 24 में लोकसभा चुनावों के लिए INDIA की तैयारियां और तेज हो गई हैं। कर्नाटक के बाद अब महाराष्ट्र में विपक्ष के इस भारी भरकम गठबंधन की बैठक होने वाली है। मुंबई की बैठक में लोगों का अनावरण हो सकता है। दिल्ली में इंडिया के हेडक्वार्टर बनने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। संयोजक या चेयरपर्सन पद के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन को अंतिम रूप देने पर चर्चा होगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इंडिया के प्रवक्ताओं की नियुक्ति के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। भविष्य में सामूहिक रैली करने पर होगी बैठक में चर्चा। सीटों के तालमेल और सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। हालांकि कौन कहां कैसे लड़ेगा ये घोषणा नहीं होगी, क्योंकि ये राज्यों के स्तर पर आने वाले महीनों में तय होगा। इंडिया गठबंधन अपने मुद्दों पर चर्चा करेगा, जिसके आधार पर बीजेपी को टक्कर दी जा सके। INDIA के लिए बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बैठक में सीटों के फॉर्मूले पर सहमति बन पाएगी और क्या चुनाव पहले ही न हो जाएं। तो त्योहारों से पहले जो केंद्र सरकार है, उसने जनता को एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने दरअसल घरेलू गैस की कीमत में 200 रुपए की कमी कर दी। मोदी सरकार ने रक्षाबंधन और ओणम पर देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने LPG सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कमी करने का फैसला किया है, तो उज्ज्वल योजना के सिलेंडर पर 400 रुपए की सब्सिडी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। PM मोदी ने इस ऐलान के बाद ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि गैस की कीमतों में कटौती होने से मेरे परिवार की बहनों की सहूलियत बढ़ेगी और उनका जीवन और आसान होगा। तो वहीं अमित शाह ने कहा कि बढ़ती महंगाई से जनता को राहत मिलेगी। CM योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने PM के फैसले से बेहद खुशी जताई है। योगी ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक और अभिनंदनीय निर्णय है। प्रधानमंत्री अध्यक्षता में रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर एक ऐतिहासिक और अभिनंदनीय निर्णय लिया है। तो सिलेंडर के दाम भले ही घट गए हों, लेकिन राजनीतिक पारा पूरी तरह से हाई है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बंगाल की CM ममता बनर्जी समेत तमाम नेता ऐसे हैं जिन्होंने PM के ऐलान पर कटाक्ष किया। सिलेंडर के दाम में कटौती के फैसले को लेकर मोदी सरकार के मंत्री इसे रक्षाबंधन का तोहफा बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के नेता मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निशाना साधते हुए अपने सोशल मीडिया X पर लिखा, अब तक पिछले 2 महीने में इंडिया गठबंधन की ओर से केवल 2 बैठक की गई हैं और आज हम देख रहे हैं कि LPG की कीमत 200 रुपए कम हो गई है। उन्होंने इसे विपक्षी गठबंधन इंडिया का दम बताया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस फैसले पर तंज कसते हुए कहा कि जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बंटने। बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर हमला बोला है। 200 रुपए कम हो गया, प्रेशर है, आगे देखिएगा। दूसरी बैठक में 200 रुपए कम किया इन लोगों ने, तो आगे आप देखिएगा, जब पूरी तरीके से इसका स्वरूप बन जाएगा
सारी चीज फाइनलाइज हुई तब मजबूती। तो रक्षाबंधन की तैयारियां जोर शोर पर है, जहां पर एक तरफ आर्टिफिशियल राखियां बाजार में भरी पड़ी हैं, तो वहीं छोटे छोटे गांव में महिलाएं प्राकृतिक चीजों से मनमोहक राखियां तैयार कर रही हैं। देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस दिन हमारी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई भी जीवन भर बहन की रक्षा का वचन देते हैं। इस बार रक्षाबंधन कब मनाया जाए, इसे लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। ज्योतिषियों और पंडितों के मुताबिक रक्षाबंधन का पर्व इस साल 30 और 31 अगस्त दोनों दिन ही मनाया जाएगा। आपको बता दें 30 अगस्त 2023 को रात 9:02 पर भद्रा समाप्त होगी, जिसके बाद आप अपने भाई को राखी बांध सकेंगी और पूर्णिमा तिथि 31 अगस्त 2023 को सुबह 7:05 तक रहेगी। रक्षाबंधन के त्योहार में मुहूर्त के साथ रक्षा सूत्र का काफी महत्व होता है। सभी बहनें अपने भाई को खास राखी बांधना चाहती हैं, तभी तो हर बार बाजारों में अनोखी राखियां देखने को मिलती हैं। इस बार राखी भी इसरो और चंद्रयान के रंग में रंगी नजर आ रही है। बाजारों में इसरो के चंद्रयान वाले राखियों की भरमार है और ये बिक भी खूब रहे हैं। तो रक्षाबंधन पर दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखा और अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाने के साथ कई ट्रेन को स्टैंड बाय मोड में रखा गया। डीटीसी ने भी त्योहार को देखते हुए तैयारियां पूरी की। अतिरिक्त बसेस को चलाने का ऐलान आज किया। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, जिसके लिए वो दूर दूर से अपने भाई के घर आती हैं। उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए रक्षाबंधन पर दिल्ली मेट्रो ने विशेष तैयारी की है। भारी भीड़ से निपटने और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर डीएमआरसी ने अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाने के साथ ही कई ट्रेनों को स्टैंड बाय में रखा है। ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी और टाइमिंग को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। त्योहार के दिन यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसलिए हर स्टेशन पर पूरे दिन ज्यादा टिकट काउंटर खुले रहेंगे। भीड़ को देखते हुए स्टेशनों पर भी ज्यादा कर्मियों की भी तैनाती की गई है। वहीं डीटीसी ने भी त्योहार को ध्यान में रखकर ज्यादा से ज्यादा सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें दौड़ाने की तैयारी की है। जिस रूट पर ज्यादा मांग होगी उस रूट पर अतिरिक्त बसें उतारी जाएंगी। नोएडा में भी बहनों के लिए बस में फ्री सेवा का इंतजाम किया गया है। दिल्ली में G20 कार्यक्रम को देखते हुए आने वाले जो 15 दिन हैं वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई। साथ ही दिल्ली में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगी। भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इससे जुड़ी एक सबसे अहम बैठक 8 और 9 सितंबर को दिल्ली में होने जा रही है, जिसको लेकर दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद की जा रही है। 7 सितंबर से नई दिल्ली की सीमाएं सील कर दी जाएंगी। समिट के दौरान दिल्ली के अंदर भारी वाहनों को एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही नई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली में G20 को लेकर धारा 144 लागू। 12 सितंबर तक धारा 144 लागू रहेगी। दिल्ली में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी रहेगी। बैलून और पैराग्लाइडर पर भी बैन है। नई दिल्ली में सभी दुकानें, बाजार बंद रहेंगे। सुरक्षा के साथ दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। शाम होते ही पूरी दिल्ली रोशनी से जगमग हो जाती है। जगह जगह फव्वारे लगाए गए हैं, जिसमें तिरंगी रोशनी से उसकी छटा अलग ही देखी जा सकती है। तो वहीं आज से एशिया में क्रिकेट का चैंपियन बनने की जंग शुरू हो रही है। एशिया कप 2023 की जो पहला मुकाबला उसमें पाकिस्तान की टीम नेपाल से भिड़ेगी। तो वहीं इस टूर्नामेंट से पहले भारत को बड़ा झटका लग गया। वो क्या झटका है, देखिए इस रिपोर्ट में। एशिया का चैंपियन बनने की रेस आज पाकिस्तान के मुल्तान से हो रही है। आज पाकिस्तान और नेपाल के मुकाबले के साथ ही इस टूर्नामेंट का आगाज होगा। ये मैच पाकिस्तान के मुल्तान में खेला जाएगा। लेकिन अभी टूर्नामेंट का आगाज भी नहीं हुआ कि टीम इंडिया को बड़ा झटका लग गया है। चोट से वापसी करने वाले केएल राहुल एशिया कप के शुरुआत 2 मैचों में नहीं खेल सकेंगे। भारत के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने मंगलवार को कहा कि भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल एशिया कप 2023 के पहले 2 मैचों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत 2 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ करेगा। उनका अगला ग्रुप मैच 4 सितंबर को नेपाल के खिलाफ होगा। केएल राहुल के चयन को लेकर भी जी न्यूज ने सवाल उठाए थे।
हालांकि जसप्रीत बुमराह की वापसी को लेकर राहुल द्रविड़ ने खुशी जताई है। Zee News।